यार कुछ तो गड़बड़ है, ये बॉल गोल घूमता था, उछलता भी है, लेकिन ये कैसा बॉल है, ये गोल तो घूम रहा है लेकिन उछलता नहीं है। दैट मीन्स ये कोई अलग चीज है, ये कोई अलग बला है, ठीक है ना, ये सेम नहीं है। तो अब बच्चे ने बोला यार ये कुछ अलग चीज है, चलो जो उछले और गोल घूमे इसको हम बॉल कहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके जो थ्योरीज हैं उनको हमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है जीन पियाजे, ठीक है। कॉग्निटिव वर्ड जो है, कॉग्निशन इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब माइंड की डेवलपमेंट, ठीक है ना। मेंटल प्रोसेसेस जो है, ठीक है ना, उनकी हम बात करें किस तरह से बच्चे का माइंड जो है वो डेवलप होता है, ठीक है ना। जीन पियाजे इसको लेके एक थ्योरी, इनका एक अपना नज़रिया है, ठीक है ना। इनका क्या नज़रिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। इनके नज़रिए को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। नाम से ही पता चलता है। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा जब भी अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे वहाँ से एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और वो एक्सपीरियंस वो अपने माइंड में रखता है, जिससे उसके माइंड में एक नया इजाफा होता है, उसके नॉलेज में एक नया इजाफा होता है। जब भी जो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसे वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे जैसे उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता रहता है वो सीखता जाता है, तो उसी तरह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो माइंड है वो डेवलप हो रहा होता है। अब इसके पीछे कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया ये है कि क्या सोच के इसने ऐसा कहा, अगर उसने ऐसी थ्योरी दी, क्या सोच के उसने ऐसी थ्योरी दी। तो एक चीज़ है, एक टर्म है विच इज एक्टिव लर्नर। जीन पियाजे कहता है कि चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर। चाइल्ड जो है वो एक्टिव लर्नर होता है। क्या होता है एक्टिव लर्नर? मिसाल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मुझे अगर कोई कहता है कि खजूर मीठा है, ठीक है ना, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी किसी को कह रहा हूँ कि खजूर मीठा है, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया है। किसी ने मुझे कहा है कि खजूर मीठा है, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि खजूर मीठा है, ठीक है ना। तो दिस इज पैसिव लर्निंग एज, और इस तरह से जो सीखता है उसे हम कहते हैं पैसिव लर्नर, और इस सीखने को कहते हैं पैसिव लर्निंग, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो, बनी बनाई इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो। लेकिन वही खजूर अगर मुझे कहीं पड़ा पड़ा मिलता है तो मैं उसे उठाता हूँ, उठा के खाता हूँ, तो खाने के बाद मुझे लगता है ये तो मीठी चीज़ है। तो मतलब मुझे किसी ने कहा नहीं, मैं खुद उस चीज़ से इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो चीज़ है वो मीठी है। तो मैंने जो लर्निंग की उसे कहेंगे एक्टिव लर्निंग, और मैं वहाँ पे क्या हूँ? एक्टिव लर्नर। तो जो जीन पियाजे है, जीन पियाजे कहता है कि सारे जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। मतलब जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते जाते हैं तो वहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इस तरह सीखने सीखते सीखते उनका जो माइंड है वो डेवलप होते हैं। इसी तरह पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। इसीलिए इसकी जो थ्योरी को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म। मीन्स चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज और हर नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, ठीक, दैट्स इट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इसने दी, उन्हें हमें देखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वी हैव assimilation, उसके बाद हमारे पास
accommodation. Now what is schema? इसे हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज या मेंटल इमेज कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। सो व्हाट डज इट मीन बिल्डिंग ब्लॉक? जैसे हमारा घर बनता है ना, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंट या पत्थर। बहुत सारी ईंटें जुड़ती जाती हैं तो हमारा बड़ा सा घर बन जाता है, ठीक है ना। तो ईंट को हम बोलेंगे कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे ही स्कीमा क्या है? जो हमारे पास नॉलेज है, ठीक, जो हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो वो कैसे, उसका जो बेसिक ब्लॉक है वो स्कीमा है। स्कीमा क्या है? एक मेंटल इमेज है। किसी चीज़ को लेके बच्चे के अंदर क्या मेंटल इमेज है उसकी, उसको हम कहेंगे स्कीमा है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप घर बॉल लेके आ गए मार्केट से, ठीक है ना। बच्चे को बोलते हैं बॉल बॉल बॉल, बच्चा बार बार सुनता है ये बॉल है। तो बच्चा अब उसकी इमेज को अपने कैसे याद रखेगा कि ये बॉल है? बच्चे के माइंड में ये आता है कि जो गोल गोल चीज़ घूमने वाली चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? बॉल। तो बच्चे ने उसको कैसे याद रखा? बच्चे ने उसकी एक इमेज क्रिएट की कि जो चीज़ गोल गोल घूम रही है उसको हम क्या कहेंगे? बॉल। तो ये बच्चे का स्कीमा बन गया, ठीक है ना, एक मेंटल इमेज बन गई। इसी तरह आपके घर में कुत्ता है, आप उसको बार बार डॉग 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 डॉगी ऐसा कुछ बोल रहे हो, तो बच्चा अब उसको कैसे याद रखेगा? बच्चा बोलेगा कि ऐसा कोई जानवर जिसकी 4 टांगे हैं, एक दुम है, इसको क्या बोलेंगे? डॉग। ये एक स्कीमा आ गया, ये 2 स्कीमा, ठीक है ना। मतलब ये एक मेंटल इमेज, ये दूसरी मेंटल इमेज। बच्चा जब भी गोल गोल चीज देखेगा तो वो उसको क्या बोलेगा? बॉल। बच्चा जब भी ऐसी चीज देखेगा वो उसे क्या बोलेगा? डॉग, क्योंकि उसके अंदर वो मेंटल इमेज फिट हो गई, ठीक है ना। दिस इज स्कीमा, इसको स्कीमा बोलेंगे। नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन क्या में हम कह सकते हैं कि फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपके पास पहले से ही नॉलेज, पहले से नॉलेज क्या है? मतलब जो स्कीमा, पहले से स्कीमा बच्चे के अंदर है, उसमें नई इंफॉर्मेशन को फिट करना, इसको बोलेंगे एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, बच्चे को एक इसी स्कीमा को मान के चलते हैं कि बच्चा ये मान के चला है कि जो गोल गोल चीज घूमती है उसे हम बॉल कहते हैं। अब बच्चे ने क्या देखा? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी देख रहा है ऐसे गोल गोल घूम रहे, बच्चा उनको भी क्या बोल रहा है? बॉल बोल रहा है। आपने घर में देखा होगा, है ना, हर गोल चीज को बच्चा फिर बॉल ही समझता है, ठीक है ना। एप्पल्स आ गए, एप्पल्स का सीजन है, मार्केट से एप्पल लेके आए, बच्चा उसको भी क्या बोल रहा है? बॉल। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये गोल गोल घूम रहा है और उसके पास स्कीमा है, एक मेंटल इमेज बनी है कि जो गोल घूमता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉल। तो हर गोल घूमने वाली चीज को बच्चा क्या बोलेगा? बॉल। अब मान लो आप कहीं से बिल्ली ले आए, इसकी भी 4 टांगे हैं, एक दुम है। अब ये बिल्ली है, लेकिन बच्चा इसको भी क्या बोल रहा है? डॉग बोल रहा है। क्यों? कि उसके पास पहले से ही स्कीमा फिट है कि जिसकी 4 टांगे और एक दुम हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डॉग कहेंगे। तो बच्चा बिल्ली को भी क्या कहेगा? डॉग। तो नई इंफॉर्मेशन है, तो नई चीज, इंफॉर्मेशन नई है, लेकिन वो उसे अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो था उसी में फिट कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। नाउ इज द थर्ड वन, विच इज थर्ड वन जो है, जो क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि बच्चे को ये पता था कि जो गोल गोल चीज घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉल। लेकिन उसने देखा कि जो बॉल है ये गोल गोल घूमता है, साथ में बाउंस भी करता है, उछलता भी है, ठीक है ना। लेकिन जो संतरा है, ऑरेंज है, ये गोल गोल घूम रहा है लेकिन उछल नहीं रहा है। तो उसे लग रहा है यार कुछ तो गड़बड़ है, ये बॉल गोल घूमता था, उछलता भी है,
लेकिन ये कैसा बॉल है, ये गोल तो घूम रहा है लेकिन उछलता नहीं है। दैट मीन्स ये कोई अलग चीज़ है, ये कोई अलग बला है, ठीक है ना, ये सेम नहीं है। तो अब बच्चे ने बोला यार ये कुछ अलग चीज़ है, चलो जो उछले और गोल घूमे इसको हम बॉल कहेंगे, जो घूमे लेकिन उछले नहीं उसे हम ऑरेंज कहेंगे। तो पहले बच्चे के पास एक ही स्कीमा था, अब बच्चे के पास दो स्कीमा, मतलब उसका नॉलेज बढ़ रहा है। जैसे नई चीज़ों से उसका टकराव हो रहा है, नई चीज़ों से मिल रहा है, नई चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके नॉलेज में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, नया नॉलेज उसको मिल रहा है। वैसे ही अब हम कुत्ते की बात करें और बिल्ली की बात करें, अब उसकी कुत्ते की आवाज़ सुनी थी, वो क्या करता था, बाऊ बाऊ, ठीक है ना, कुत्ता भौंक रहा था। लेकिन बिल्ली क्या कर रही, म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो उसे लगा नहीं यार ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये डॉग नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने चार टांगे और वो तो ठीक है, लेकिन उसने उसमें बोला कि जो ऐसी आवाज़ करे, बौ बौ वाली आवाज़ करे, उसे हम डॉग कहेंगे, और जो म्याऊ म्याऊ वाली आवाज़ करे उसकी बेशक दोनों की चार टांगे और एक दुम हो, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, कैट कहेंगे। और साइज में भी डिफरेंस है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब ये पहले उसके पास दो स्कीमा थे, अब उसके पास कितने हो गए, चार स्कीमा हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बच्चा जो जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो नए एक्सपीरियंसेस उसको ऐड हो रहे, उसके साथ उसका जो नॉलेज है वो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। पियाजे इस सारे प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि जो जो बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। इस तरह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, मतलब मेंटल डेवलपमेंट होगी, उसका माइंड इस तरह से डेवलप होगा। इसकी मेनली ये टर्म्स है। एक और टर्म कई बार इसमें ऐड की जाती है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ये क्या है, दिस इज बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जब बच्चा यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन फिट नहीं होती है जैसे, तो उसे एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, डिसइक्विलिब्रियम फील होता है। तो उसके बाद क्या करता है कि वो उस जो जहाँ डिस्कम्फर्ट होता है उससे फिर वो दोनों अलग स्कीमा बनाता है, जैसे बॉल के एग्जांपल में हमने देखा और ऑरेंज के एग्जांपल में। तो इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बैलेंस से उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रेशन, ठीक है ना। मतलब दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जो कैसे होता है कि वो नए स्कीमास को डेवलप करता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि इसे याद रखना है। तो ये थी कुछ टर्म्स जो जीन पियाजे ने दी कि इस तरह से जो है बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब वो डेवलपमेंट, बच्चे की स्टेजेस जो डेवलपमेंट होती है उसकी चार स्टेजेस को डिस्कस करता है, ठीक है ना। उसमें पहली जो है दैट इज फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल तक की स्टेज है। सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब आप साथ साथ में इसे लिख भी सकते हो क्योंकि यही चीज़ें पूछने वाली हैं, ठीक है ना। जो 2 से 7 साल तक रहेगी, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको स्टेज पूछी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है कि ये किस किस साल से किस साल तक की स्टेज होती है, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक, ये तीसरी थी। द लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच इज 11+, ठीक है। ये 4 स्टेजेस है, ठीक है ना। अब हम एक एक स्टेज को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। हमने इस स्टेज में प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि किस स्टेज में बच्चे की किस किस्म की डेवलपमेंट होती, क्या क्या चीज़ वो समझता है, क्या चीज़ें उसकी समझ से परे होती हैं इन स्टेजेस में, ठीक है ना।
तो जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी सबसे पहले खासियत एज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। एज क्या है, 0 से 2 साल की जो स्टेज है दिस इज सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है ना। इसमें इस नाम से ही पता चलता है इसमें बच्चा एक तो जो भी एक्वायर करता है नॉलेज, एक तो अपने सेंसेस का यूज़ करके, जो हमारे पास 5 सेंसेस है, प्लस मोटर्स, लेकिन कौन से, ग्रास मोटर्स, इनका यूज़ करता है ज़्यादा फॉर एक्शंस, ठीक है। इस स्टेज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, और वो भी कब होता है, 1.5 साल के बाद, 1.5 प्लस ईयर्स का जब बच्चा होता है, क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं ये पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सेंसरी मोटर स्टेज में आपके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है, और वो भी कब, जब बच्चा 1.5 साल क्रॉस करता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या चीज़ है, ठीक है ना, नाम से ही पता चलता है कि किसी चीज़ का परमानेंट होना, इस ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे बच्चे के उससे पहले जब बच्चा जिस चीज़ को सामने देखता है उसे लगता है कि यही हकीकत है, उसकी आंखों से हट जाए तो उसे पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लेकिन जब वो 1.5 साल का होता है तो उसके बाद उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। मतलब ये पेन है, अगर बच्चे के सामने है तो मानेगा, लेकिन अगर इसे हटा भी दिया जाए तो भी उसके माइंड में ये रहता है कि ये कोई मेरी चीज़ थी या ये कोई चीज़ थी जो अभी यहाँ पे नहीं है। इसलिए इस स्टेज में बच्चा जो है ना, कैसे पता चलता है, अपने उसके जो खिलौने होते हैं वो उन खिलौनों को ढूंढता है, मतलब जो उसके सामने नहीं है वो भी उसके माइंड में आते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक ये इस स्टेज की खासियत है। दूसरा इमिटेशन, इस स्टेज में बच्चा नकल करता है, जो आप करोगे, जैसा जैसा आप बोलोगे वो नकल करने की कोशिश करता है, वो सब चीज़ें इसमें होती है। और उसका जो बिहेवियर होता है दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जो बिहेवियर बच्चे का होता है वो कैसा होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब बच्चा जो भी काम करता है उसके माइंड में एक चीज़ होती है, गोल सेट, फिर वो वही काम के ऊपर फोकस करता है। मतलब अगर बच्चे को कहीं जाना है, उसको कोई चीज़ दिखी, उसको इस चीज़ के पास जाना, तो आप देखो, आप बच्चे को रोको, वो यहाँ से निकलेगा, वहाँ जाओ, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि उसका गोल है उस चीज़ तक पहुँचना। तो वो जो भी बिहेवियर होता है, वो जो चीज़ चाहिए वो रोता रहेगा जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके गोल है और उसको अचीव करने के लिए वो अपने रास्ते ढूंढता रहता है। तो उसका जो बिहेवियर है दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है ना। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, जिसकी ये चीज़ें आपको करेक्टरिस्टिक्स की लिख के रखनी, याद रखनी है कि ये स्टेज 0 से 2 साल तक चलती है। इसमें जो भी नॉलेज जो बच्चा एक्वायर करता है वो सेंसेस और ग्रॉस मोटर्स के जरिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसकी एक बड़ी खासियत है, जिसमें हम बच्चे को जो उसकी नज़रों से चीज़ें हटाई जाए वो भी बच्चे के जहन में रहती हैं, और नकल करता है इमिटेशन, और उसका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेज। लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इस स्टेज की पहचान क्या होती है, क्या इसकी खासियतें होती हैं। सबसे पहले 2 से 7 साल, इसी स्टेज को हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। काफ़ी यूज़ होता है ये लफ्ज़ अर्ली चाइल्डहुड, लेकिन अगर किसी को पूछा जाए कि अर्ली चाइल्डहुड किस एज ग्रुप को कहते हैं, तो हो सकता है मुश्किल हो जाएगा बताना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जैक्ट पता नहीं होती। तो 2 से 7 साल का जो एज ग्रुप होता है, इसी एज ग्रुप को हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। अब इसकी कुछ स्पेशल 1 by 1 इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है अब लिखें भी साथ में। लैंग्वेज डेवलप होती है बच्चे की, लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है ना। इस स्टेज में बच्चा बोलने लग जाता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, और प्लस उसकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है।
ठीक है। लैंग्वेज डेवलप प्लस इमेजिनेशन। आप देखते होंगे कि बच्चा जब खेल रहा होता है ना, वो कई बार बॉक्स है, कोई उसे डब्बा मिलेगा, सोप केस मिलेगा, ठीक है ना, उसको कार की तरह चलाएगा, है ना, ऐसे बू, कोई हेलीकॉप्टर में, तो मतलब इमेजिन करता है चीज़ों को। ये पेन को समझ लेगा, ये डंडा है, इससे किसी की पिटाई करनी शुरू करेगा, ठीक है ना। तो मतलब इस स्टेज में बच्चे की लैंग्वेज तो डेवलप होती है, साथ में वो उसकी इमेजिनेशन भी इस स्टेज में आके डेवलप होती है। दूसरी जो खासियत बच्चे के अंदर इसमें होती है, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता। उसे लगता है जो मैं देख रहा हूँ वही सही है। मिसाल के तौर पर, अगर ये टीवी में वो कुछ बच्चा देख रहा है और मैं इस टीवी के बैक साइड खड़ा हूँ, तो उसे लगेगा कि मुझे भी वही दिख रहा है जो उसको दिख रहा है। अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि वो इसके पीछे है, उसको ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बच्चा नॉर्मली अपने ही पर्सपेक्टिव को समझता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म के साथ में हम उसे कहते हैं कि उसमें अभी लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है ना, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। मतलब वो किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कहीं, यहाँ से उठ के किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो, किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, तो उसको यहाँ भी चांद दिख रहा है रात को, वहाँ भी चांद दिख रहे, तो उसे ये पता नहीं कि चांद एक ही है। वो बोलेगा कि ये चांद मेरे पीछे यहीं आ गया, ठीक है ना। तो उसे आप समझाओगे कि चांद एक ही है, ये वहाँ से भी दिखता है, यहाँ से भी दिखता है, तो वो उस बात को समझने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो नहीं है। उसके अंदर एनिमिज्म का एक कंसेप्ट डेवलप होता है। मतलब हर चीज़ को ना, हर चीज़ को समझो आप लिविंग क्रिएचर समझना, उसको हम एनिमिज्म बोलते हैं, है ना। मतलब ये पेन है, ठीक है ना, ये इसे भी लिविंग क्रिएचर समझेगा, ठीक है ना। आप देखते हो कि बच्चा कई बार किसी चीज़ के साथ ठोकर लगती है, हम अपने घरों में बच्चे को दीवार के साथ ठोकर लग गई तो बच्चा रोने लग जाता है, फिर हम उस दीवार को मारते हैं, देखो मैंने इसको भी मारा, बच्चा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं इसको भी लग रही। तो ऐसा जैसा कंसेप्ट जो है एनिमिज्म वाला कंसेप्ट, बच्चा हर चीज़ को समझता है कि ये लिविंग क्रिएचर, हर चीज़ में जान है। तो ये इस स्टेज का बच्चा ऐसा होता है, ठीक है, एनिमिज्म कह सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। देखो ये वाले कंसेप्ट जो है ना, ये आपको याद रखने हैं, बस यही है टीईटी। इसमें आपको पूछने वाला ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, एनिमिज्म क्या होता है, सेंट्रेशन क्या होता है, किस एज में, किस एज ग्रुप के अंदर ये डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक सेंट्रेशन, सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ओनली। बच्चा सिर्फ किसी चीज़ के एक ही पहलू को समझ पाता, उसका दूसरा पहलू नहीं समझ पाता। मिसाल के तौर पर अगर वो लेंथ को देख रहा है तो वो विड्थ को इग्नोर कर रहा है, विड्थ को देख रहा है तो लेंथ को इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मतलब ये गिलास है, इस गिलास की विड्थ ज़्यादा है, ठीक है ना, इसमें भी पानी उतना ही है, इस गिलास को इसमें डालूं मैं, ये सारा पानी इसमें आ जाता है, ठीक है, जितना पानी ये है फुल उतना ही पानी। लेकिन फिर भी अगर मैं बच्चों को पूछता हूँ, इस एज के बच्चे को, कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो वो कहेगा ये बड़ा है, ठीक है ना। उसको लगता है इसमें ज़्यादा पानी, क्योंकि इसकी वो क्या दिख रहा है, हाइट देख रहा है, विड्थ को इग्नोर कर रहा है। तो मतलब वो सिर्फ क्या कर रहा है, किसी हर चीज़ के किसी एक एस्पेक्ट पे ही फोकस कर पाता है, दूसरे एस्पेक्ट को नहीं फोकस कर पाता। तो इस किस्म की इस चीज़ को इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन। तो इस एज ग्रुप में बच्चे के अंदर ये सेंट्रेशन डेवलप होती है, वो एट द सेम टाइम मल्टीपल एस्पेक्ट्स को फोकस नहीं कर पाता है, इसको सेंट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों में से चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इरिवर्सिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को, आपके हाथ में कोई चीज़ थी, कोई मान लो कोई क्ले की कोई चीज़ बनी हुई थी, आपने तोड़ दिया
तो उसको बच्चा रिवर्सिबल वापस नहीं सोच सकता कि ये कैसा था, ठीक है ना। या मैथ के कंसेप्ट में हम देखें, अगर हम जैसे हम बोलते हैं कि 3 + 5 8 होता है, तो 8 - 5 3 होता है। मतलब ऐसी जैसी चीज़ को हम बोलेंगे कि ये जो बच्चा इसको समझ पाएगा उसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे, लेकिन इस स्टेज का बच्चा अभी ये चीज़ समझ नहीं पाता, तो इसलिए इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की है, जो आपको कोई और चारा नहीं है, आपको याद रखनी है कि इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसे जो जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं उनमें से कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें एनिमिज्म डेवलप होता है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर एनिमिज्म का कंसेप्ट होता है, सेंट्रेशन कहाँ पे होता है, ठीक है ना, कहाँ पे इमेजिनेशन डेवलप होती है, ठीक है। तो ये दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, ये आ गई आपकी दूसरी स्टेज। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग, वो भी आपको याद रख लेनी चाहिए, ठीक है ना। कहाँ लिखूं, यहां लिख लेता हूं एक, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि मैं किसी भी टर्म को छोड़ नहीं रहा हूं ताकि आपको पता हो, क्योंकि कहीं ये सब छोड़ के यही ना पूछी जाए तो आप बोलें कि हमने पढ़ा तो था लेकिन ये कुछ नई चीज़ है। इसलिए जितनी जितनी चीज़ें हैं, जितने ज़्यादा टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, हम इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग क्या होता है, बच्चा दो अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में जोड़ता है, मतलब दो ऐसे इंसिडेंट्स को जोड़ेगा जिनका कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है, ठीक है ना। बच्चा ऐसा बोलेगा मैं शरारतें कर रहा था इसलिए बारिश हो रही है, जबकि शरारतों का बारिश के साथ कोई लिंक ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी इसको रीजनिंग, मतलब बच्चा खुद से रीजनिंग देता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं मतलब शरारत कर रहा था इसलिए बारिश हुई, ठीक है। अब इनका कोई लिंक नहीं है लेकिन बच्चा खुद से रीजनिंग दे रहा है, तो ऐसी जैसी रीजनिंग को हम बोलेंगे ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। ऐसा भी बच्चा इसी एज में करता है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सेकंड। अब जो तीसरा है, तीसरी स्टेज है जिसको आप बोलते हो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज कहाँ से कहाँ तक, 7 से 11 साल तक ये स्टेज। अब बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में आकर बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो भी कंक्रीट लॉजिकल वो शुरू हो जाती है, ठीक है ना। बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है। कंजर्वेशन का कंसेप्ट वही हमने पीछे जो लास्ट स्टेज में पानी का मैंने मिसाल दिया था कि पानी, उतना ही पानी हमने दूसरे गिलास में डाला था लेकिन उसकी शेप बदल गई थी। तो बच्चे को कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं था कि पानी जितना यहाँ है वही पानी तो वहाँ भी है, तो बराबर। लेकिन अभी जाके बच्चे को अगर हम उतना ही पानी दूसरे गिलास में डालेंगे तो वो बोलेगा नहीं, पानी कम या ज़्यादा किसी ने जितना यहाँ पानी था उतना ही पानी उसमें भी है, ठीक है ना। तो मतलब कंजर्वेशन का जो है वो कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे पिछले में सेंट्रेशन था, यहाँ पे डिसेंट्रेशन हो जाती है। डिसेंट्रेशन मीन्स फोकस ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। सेंट्रेशन होता था कि वो एक ही एस्पेक्ट, एक ही पहलू पे फोकस कर पाता था, अभी वो एट ए टाइम मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे फोकस कर सकता है, उसको डिसेंट्रेशन बोलेंगे। पीछे उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी थी, अब बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। अब इनको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप समझ गए। डिसेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। इसके साथ साथ में बच्चे के अंदर अभी क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आ जाता है। बच्चा चीज़ों को क्लासिफाई कर पाता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे ग्रुपिंग वगैरह कर सकता है,
ठीक है। ग्रुपिंग होती है ना, जैसे वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चीज़ों को अलग अलग, जैसे अगर आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो समझेगा कि ये बनाना है, ठीक है ना, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, वो कहेगा कि ये फ्रूट्स हैं, उनको अलग कर सकता है। उसके बाद अनियन देखेगा, टोमेटो देखेगा, कोई और सब्ज़ी देखेगा तो उसे कहेगा कि ये वेजिटेबल्स हैं। तो बच्चा क्लासीफाई कर सकता है और ग्रुप्स बना सकता है चीज़ों का, अभी उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन की जो कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप होती है, तो वो किस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसके बाद हम कह सकते हैं सीडिएशन। सीडिएशन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर। वो चीज़ों को ऑर्डर में ये अभी अरेंज कर सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये छोटा बड़ा बड़ा, फिर या बड़ा छोटा छोटा, ठीक है ना, पतले से मोटा, ठीक है ना, छोटे से लंबा, ठीक। तो ये सब चीज़ों को वो ऑर्डर में अभी प्लेस कर सकता है, अरेंज कर सकता है, इसको बोलते हैं सीडिएशन, ठीक है ना। उसके बाद उसमें जो ईगोसेंट्रिसिज्म होता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ खासियतें हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है ना। अब जो हमारी इसकी लास्ट स्टेज बचती है दैट इज फोर्थ स्टेज, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11+ ईयर्स, ठीक है ना। अब इसकी क्या क्या खासियतें हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की क्या क्या खासियत। सबसे पहले यहाँ पे आके बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है ना। अभी तक आप बच्चे को बोलोगे ग्रेविटी क्या है तो वो ग्रेविटी की कंसेप्ट को समझ नहीं सकता है, क्योंकि ग्रेविटी एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, इसे बच्चे को दिखा नहीं सकते आप वो ग्रेविटी। अभी तक सिर्फ कंक्रीट को समझेगा वो, ठीक है ना। अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़, उसे प्यार मोहब्बत की बात करो कि प्यार क्या चीज़ है, अब वो समझेगा प्यार। अभी तक उसे इस चीज़ का कुछ पता नहीं था। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मीन्स 11+ जब बच्चा होता है तब वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझ सकता है, उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। यहाँ पे आके वो ग्रेविटी जैसी चीज़ों को समझ सकता है, लव जैसी चीज़ों को समझ सकता है, वैल्यूज़ क्या होते हैं उनको समझ सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लर्निंग। हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लर्निंग। हाइपोथेसिस आपने जाना होगा, हाइपोथेसिस क्या होता है कि अजम्पशन होता है। कोई भी चीज़ जैसे रिसर्च होती है ना, आप पहले चीज़ों को एज्यूम करते हो कि ऐसा होता है। जब आप सोचते हो कि ऐसा होता है फिर आप फील्ड में जाके उसके ऊपर रिसर्च करते हो कि जो मैंने एज्यूम किया था क्या वाकई में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही बच्चे के अंदर भी यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लर्निंग का जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है। जैसे बच्चे को अगर हम क्लास के अंदर पढ़ाएंगे कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। मान लो ये है, अगर ये एजम्पशन है, अगर हम बच्चे को ये बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, तो बच्चा ऐसा कर सकता है कि प्लांट को या तो डार्क जगह पे लेके जाएगा, देखेगा क्या प्लांट फिर भी ग्रो कर रहा है, या वो सनलाइट में रखेगा, देखेगा कि बच्चा, तो मतलब जो हम उसको बता रहे हैं उसको उससे डिड्यूस कर सकता है, ड्राइव कर सकता है अपनी लर्निंग को, ठीक है ना। तो बच्चे के अंदर यहाँ पे ये जो है ये एबिलिटी है ये डेवलप हो जाती है इस स्टेज में आगे, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लर्निंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है बच्चे के अंदर। आप देखते हो, ठीक है ना, इसी स्टेज में बच्चा सिचुएशंस को समझ सकता है, सिचुएशन हैंडलिंग समझ सकता है। और स्पेशली अगर आप मैथ देखोगे तो 11+ ईयर में ही अलजेब्रा शुरू होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे के अंदर यहाँ आते, इसीलिए मतलब यही चीज़ें तो हैं जो टीईटी में उन्होंने चेक करने हैं कि आप बच्चे को, अगर 10 साल का बच्चा है तो आप उसको क्या चीज़ पढ़ा रहे हो।
जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा अभी 11 साल क्रॉस नहीं किया और उससे पहले ही आप उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ा रहे हो। आप कितनी भी कोशिश करो वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ, उसका माइंड वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो यही चीज़ें जानने के लिए ये टेस्ट है कि टीचर्स को क्या पता है कि कब उसे कौन सी चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ पे आके शुरू होती है। उसके बाद थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज। थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, बच्चा यहाँ पे सोचने शुरू हो जाता है, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। बच्चे को आप पूछ सकते हो कि अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो कल को क्या होगा। बच्चा सोच सकता है कि सर, और वो आंसर कर पाएगा कि सर ऐसा हो सकता है। बच्चे को हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ से प्लैनेट मार्स पे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं। बच्चा पॉसिबिलिटीज़ को थिंक कर सकता है, फ्यूचर को सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। ये चीज़ भी यहाँ आके बच्चे के अंदर डेवलप होती है। और एक और चीज़ जो डेवलप होती है उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। बच्चे के अंदर ना थोड़ी सी फेकनेस आती है इस स्टेज में। जब 11 साल एडोलेसेंट की एज होती है, 12 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसे कुछ कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं नेचर में। ठीक है ना, ये एक मतलब अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर कुछ चेंजेस होती है, उसे अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो वो एक अलग से चीज़ है। तो इसमें हिपोक्रेसी, फेकनेस, लड़कियां आप इस स्टेज के बाद अक्सर देखोगे मेकअप वेकअप थोड़ा सा बनाव सिंगार की तरफ उनका थोड़ा रुझान बढ़ जाता है। लड़के भी अब खुद को देखने लग जाते हैं, आईने शीशे का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कई बार फेकनेस, ठीक है ना, जो चीज़ें नहीं भी होती वो भी, छोटी चीज़ों को भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो इट्स क्वाइट नेचुरल होता है ये। तो ये इस स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और इसे आपको लिख के भी रखना है और साथ साथ में, इसीलिए मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो हो सके मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूँ, ताकि आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो ये था जीन पियाजे का। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी विद रिलेटेड टू ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो आई थिंक आज के इस वीडियो के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।